नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मैं इस वक्त आपको बताना चाहती हूं कि जिस प्रदेश में गला काटने की घटना हो रही है वहां निवेश कैसे होगा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों से उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड की फिर याद दिला दी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक सेक्शन के खिलाफ देश में डर का माहौल होने का आरोप लगाकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आर पार की जंग छेड़ चुके हैं। मुस्लिम वोटों की इस लड़ाई में उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने का चैलेंज तक दे दिया है। सवाल पब्लिक का है कि क्या 2024 के चुनाव के पहले ध्रुवीकरण का हथियार फिर निकल आया है। एक ओर मुसलमानों के नाम पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है तो दूसरी ओर उदयपुर कांड जैसी सच्चाई भी सबके सामने है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुसलमानों को डराने वाली पॉलिटिक्स और कट्टरपंथियों को बचाने वाली पॉलिटिक्स पर सीधा वार कर दिया है? और क्या ओवैसी का हैदराबाद वाला चैलेंज कबूल करेंगे राहुल गांधी? यही है आज सवाल पब्लिक का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से रायपुर तक स्लीपर क्लास में ट्रेन यात्रा की, लेकिन मुसलमानों के वोटों की सियासत ने उन्हें हैदराबाद का चैलेंज दे दिया। चैलेंज ये कि राहुल गांधी में हिम्मत है तो हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखा दे। ये चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि हैदराबाद के सांसद ने ही एआईएमआईएम के चीफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दी है। राहुल गांधी को ओवैसी की ये चुनौती इसलिए है क्योंकि ओवैसी कांग्रेस को उसके सेक्युलरिज्म के कमिटमेंट पर घेर रहे हैं। उनके मुताबिक देश के मुसलमान पीड़ित हैं और कांग्रेस कभी भी आवाज नहीं उठाती। लेकिन जहां मुसलमान वोटों पर इस तरह की फुटबॉल हो रही है, इस तरह की फुटबॉल मैच खेली जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में कन्हैया कांड का जिक्र करके इस सारी राजनीति को आईना भी दिखा दिया है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सीधा है। जिस मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी शुरू से लगाती रही है, उसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं, इसका सच ये बयान उजागर करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया है कि सियासी लड़ाई इस बात को लेकर भी है कि मुसलमानों का सगा है कौन। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिस कर्नाटक से
माइनॉरिटी वोटर्स को एकजुट करने का प्रयोग हुआ, उसी कर्नाटक में सेक्युलर नाम वाली जनता दल सेक्युलर अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। इस बीच आज सनातन के खिलाफ झंडा उठाए फिर रही डीएमके की मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके आज एनडीए से अलग हो गई। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें थम ही नहीं रही हैं। उन्होंने आज बिहार में दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर एक ऑफिशियल कार्यक्रम करा दिया। आधिकारिक कार्यक्रम होने की वजह से नीतीश के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी उसमें शामिल होना पड़ा। नौबत यहां तक आई कि इसे लेकर तेजस्वी यादव को सफाई भी देना पड़ गई। सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। सर, तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती का बनाने का, आज शामिल हुए हैं, क्या कहे तेजस्वी जी? कब कहे? आपने में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में, ऐसे ही आप कह रहे हो। नहीं आपके रिकॉर्ड में जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय जयंती का विरोध हम तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर नहीं करके सबकी इज्जत करते हैं ना। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, मुसलमानों के नाम पर डर की राजनीति करने वालों को क्या नरेंद्र मोदी ने आईना दिखा दिया? राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ने की ओवैसी की चुनौती से क्या इंडिया अलायंस के माइनॉरिटी वोट छिटकेंगे? नीतीश कुमार के मन में क्या है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर राहुल और तेजस्वी को गुगली देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक जी, पटना से जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ, कांग्रेस की बैटिंग करते हैं। सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के प्रवक्ता। दानिश कुरैशी जी, बहुत से दिनों से कहीं ना कहीं कवायद चल रही है। उधर माफ कीजिएगा, सीपीआई कह रही है कि राहुल गांधी को वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। पहले भी असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि वायनाड से लड़ने का मतलब है कि आप माइनॉरिटी वोट्स पर डिपेंडेंट हैं और अगर माइनॉरिटी वोट्स चाहिए तो अब हैदराबाद से लड़िए। ध्रुवीकरण इस वक्त कौन कर रहा है? बीजेपी पे उंगली उठाने वाले क्या अपने अंदर भी झांक कर देखेंगे? देखिए, ये जो पूरा मामला है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिना वजह कोई बात नहीं करते और उन्होंने ये कहा है कि अगर बात चुनाव लड़ने की है तो बजाय वायनाड के आ जाए, वो आकर हैदराबाद में चुनाव लड़ ले, आइडिया आ जाएगा उनको भी। लेकिन दिक्कत क्या है कि परेशानी उनकी इतनी है कि देश में कांग्रेस को मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों का साथ नहीं चाहिए, या उनकी परेशानी पर बेहाल मुसलमानों के हाल पर तरस नहीं खाना है, ना ही उन पर कोई काम करना। तो ये जो हालात बने हुए हैं, इसी हालात की मुखालिफत के सामने मुझे लगता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत उसके साथ मुकर होके अपनी बात कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्टीमेट राजनीतिक लड़ाई की है, उन्होंने कुछ कहा है तो सामने कुछ सुनेंगे। तहसीन पूनावाला एक ऐसे ही वाहिद पॉलिटिशियन है जिन्होंने समय से पहले अपनी बात खत्म कर दी। तो तहसीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, छोटा सा सवाल है उनका कि राहुल गांधी क्या हैदराबाद से लड़ेंगे? क्योंकि वायनाड जाना यानी माइनॉरिटी वोट के सहारे जीतना, और अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, तो उन्हें हैदराबाद से चुनाव लड़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के इस आइडिया पर आप क्या कहेंगे? नवेकिया जी, अव्वल तो ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की मानसिकता बताता है कि वो चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी को वो हराए चुनाव के अंदर, ना कि श्री नरेंद्र मोदी जी को। यही जो मैं आपकी शो पे हर बार कहता हूं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम में सिद्ध हो गए इस बात से। दूसरी बात, राहुल जी हैदराबाद से जीतेंगे तो वहां पर भी लड़ेंगे, तो वहां से भी जीतेंगे, हैदराबाद से, वाराणसी से भी जीतेंगे और मणिपुर से भी जीतेंगे। सवाल है क्या ओवैसी साहब वायनाड आ सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं? वो तो मुमकिन नहीं है। तीसरी बात, राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं विकास की, डेवलपमेंट की, कास्ट सेंसस की, और इंडिया अलायंस अपना एजेंडा लेकर चल रहा है। ये बीजेपी के भाईजान, सबके चाचा जान
ओवैसी हैदराबाद की बिरयानी और पोलराइजेशन की बिरयानी इसलिए खिला रहे देश को क्योंकि 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में चुनाव हो रहे और तेलंगाना में चुनाव हो रहे। जानते कि पोलराइजेशन के बंटवारे से भाजपा को फायदा होगा और भाजपा के भाईजान ओवैसी साहब को फायदा होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आप ये बताएं, कास्ट सेंसस होगा या नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं, देश तरक्की कैसे करेगा, इस पर बातचीत होगी, हिंदू मुसलमान पर नहीं होगी। अजय आलोक जी, क्या ध्रुवीकरण के अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है? उधर असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम, और इधर प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ध्रुवीकरण अल्टीमेटली आखिरी हथियार है किसी भी चुनाव? नविका जी, सबसे पहले तो मैं तहसीन भाई को लगता है आजकल राहुल गांधी इफेक्ट हो गया है। वो थोड़ा पूरा डिटेल स्टडी नहीं करके आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। जातिगत जनगणना की बात को ये लोग आज उठा रहे हैं। 2022 में जब प्रेसिडेंट के पास रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जमा हुई थी, उस आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि मौजूदा स्थिति में आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों में सिर्फ 25% जातियों को मिल रहा है, 75% जातियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सेंसस जब भी करवाएं तो जातीय जनगणना उसमें मस्ट है। तो सरकार की क्या मंशा है वो तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में आ गई। ये जातिगत जनगणना का जो नया शिगुफा ये लोग छेड़ रहे हैं और सोचते हैं इससे ओबीसी करना, इनको ये भी पता नहीं है ओबीसी कहाँ है, कितने हैं, कितनी जातियां हैं और किसको फायदा मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तहसीन भाई पहले वो रिपोर्ट देख लें। दूसरी बात, ध्रुवीकरण तो इनका हथियार रहा है, हमें करने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए कि संसद में दानिश अली को रमेश विदुड़ी ने कुछ कहा, बिल्कुल आपत्तिजनक शब्द थे। बीजेपी उसके साथ अपने आप को उससे डिसोसिएट करती है। बीजेपी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया, स्पीकर ने उनको लताड़ लगाई, एथिक्स कमेटी में मामले को भेजने की बात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले उठते हैं, कहते हैं मुसलमानों को अब संसद में वो दूर नहीं है जब मुसलमानों को संसद में लिंच कर दिया जाएगा। मुसलमानों को बात हो रही कहां? दानिश अली रमेश विदुड़ी की। समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी अब नया मॉडल लाई है, विधुरी मॉडल, है ना। कांग्रेस पार्टी कहती है समुदाय विशेष और वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मतलब एक दानिश अली वो पूरे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया और रमेश विदुड़ी के कुछ बोलने से वो पूरे मुसलमानों पर अटैक हो गया। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ध्रुवीकरण तो यही कर रहे हैं। इसका मतलब कि कल को किसी रोड चलते अगर मान लीजिए रास्ते में भगवान न करे किसी हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाए तो ये कम्युनिटी की लड़ाई हो जाएगी। ये हर बात में ध्रुवीकरण लाने का इनका फॉर्मूला है। लड़ाई दूसरी है। आज सब इस घमंडिया अलायंस को, और घमंडिया अलायंस से जितने बाहर के लोग हैं, जैसे बीआरएस हो गई, जैसे आने वाले दिनों में भी ममता दीदी भी घसकेंगी, आम आदमी पार्टी घसकेगी, ओवैसी साहब हैं। लड़ाई इनमें है कि मुसलमान वोट मेरे पास रहे, मुसलमान वोट इधर से उधर छिटके नहीं। हिंदुओं की तो चिंता करनी नहीं है, सनातन को तो खत्म करना है ना, नष्ट करना है सनातन को। जैसे इंडिया अलायंस ने अनाउंस किया है, डीएमके ने, फिर प्रियंक खड़गे ने, कि सनातन तो है ही नहीं, सनातन को तो नष्ट कर देंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं तहसीन पूनावाला, एक मिनट सबसे, होल्ड ऑन फॉर योर टर्न, आप अपनी चांस का इंतजार करें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उतना ही समय हमें भी देना नाविका जी, मैंने कहा इतना मिलता है, हमें कम मिलता है और फिर उसमें इंटरप्शन होते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप दीजिए हर्ष भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला सर बोल दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस वक्त कोई चाहता है कास्ट सेंसस, कोई चाहता है माइनॉरिटीज को लुभाना बचाना, कोई चाहता है कौन यहां पर आकर डेवलपमेंट की भाषा बोल रहा है या रिपोर्ट कार्ड की भाषा बोल रहा है। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां अलायंस की बात करते हैं, उस अलायंस की जहां पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं है। सीपीआई कहती है कि वायनाड से मत लड़िए, कांग्रेस को लेफ्ट के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अलायंस है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी एनडीए अलायंस बहुत स्ट्रांग है, आज एआईएडीएमके बाहर निकल गई। एक तरफ बात हो रही है जाति जनगणना की, तो दूसरी तरफ बात हो रही है ध्रुवीकरण की, मुस्लिम अपीजमेंट की। ये चुनाव में जो 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसकी बात कौन कर रहा है? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को बहुत साफ साफ सुनाई दे रहा है और सुनना भी चाहिए। जब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ढेर सारे मुद्दे उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मुद्दा उठाना चाहिए, उनका काम है।
लेकिन जब वो छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं और बताते हैं कि रिमोट से बटन दबाइए तो अडानी को क्या मिल जाता है, तो मुझे तो लगता है कि भूपेश बघेल को धर्म संकट में उन्होंने डाल दिया होगा। भूपेश बघेल, आखिर वहां जो अडानी समूह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये भूपेश बघेल को भी पता है कि ये जो भी ऐसे डेवलपमेंट के काम होते हैं वो किसी एक सरकार के जिम्मे नहीं होते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, उद्यमी उद्योगपति कारोबार लगाते हैं, उससे जनता को लाभ होता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उनको अपनी सरकार में रिव्यू करना चाहिए था। यही काम वो अशोक गहलोत के यहां गड़बड़ करते हैं। तो एक तरह से अपनी सरकारों को धर्म संकट में डाल रहे हैं इस मुद्दे पर। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी जातिगत जनगणना के बहुत पक्ष में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस में, इनका यह मानना है कि जब आप समाज में नीतियों के तौर पर उन तक पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे जाति के आधार पर चिन्हीकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का ये लॉन्ग स्टैंड रहा है, मतलब लंबे समय से वो यही कहते रहे। अब दुर्भाग्य देखिए कि इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर होने से कांग्रेस ने रुख पलट लिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने सेंसस कराया, क्यों नहीं उसका परिणाम सामने लाया? अब कह रहे हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। सवाल यहां ये नहीं है कि आप जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं, सवाल ये है क्या आपकी नीतियां सभी जातियों के लिए एक समान काम करती हैं? तो नरेंद्र मोदी की नीतियों में तो वो दिखता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि खाते में सीधे चला जाता है, तो जो डीबीटी से जोड़ा गया, आधार से जोड़ा गया, लोगों को चिन्हित किया गया, उसमें कोई फर्क नहीं दिखता। और जब आप कहते हैं कि देखिए तुष्टीकरण की बात, जो आपने दूसरा सवाल जो किया था, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति ने किसका भला किया है? सिवाय उन्माद बढ़ाने के क्या मुसलमानों का भी भला हो पाया है? उसका जवाब है भला नहीं हो पाया है। उन्माद बढ़ा तो कन्हैया लाल दर्जी हो गया, उन्माद बढ़ा तो उमेश कोले हो गया। लेकिन जब आप नीतियों में पारदर्शिता लाते हैं तो फिर घर होगा, शौचालय होगा, बिजली होगी, दूसरे काम होंगे, वो सबको एक बराबर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जनता को ये रिपोर्ट कार्ड, ये डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स समझ में आएगी। मैं तहसीन पूनावाला जी यही पूछना चाहती हूं। राहुल गांधी जी जब सामने आए तो उन्होंने पहले क्या किया? भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने कहा मैं मोहब्बत की दुकान बनाना चाहता हूं। अब मोहब्बत की दुकान में आपको लड़ना है, आप महंगाई की लड़ाई लड़िए, आप बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं जनता के। लेकिन ये अटकाना भटकाना, कभी सनातन धर्म पर चले जाना, कभी जाति जनगणना पे चले जाना, ये फॉर्मूले सिर्फ इलेक्शन के समय क्यों याद आते हैं? क्योंकि अगर आपको महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट में चर्चा करनी है तो क्या इससे आप वोट नहीं जुटा पाते? तो आपको जाति जनगणना चाहिए। और दूसरी तरफ ओवैसी जी जो है वो मुसलमानों की बात करेंगे, कहेंगे कि भाई आप वायनाड से मत लड़ो। मैं पूछना चाहती हूं, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए इस तरह की बात, डिवाइसिव बात, एक दूसरे को अलग करने वाली बात क्यों आती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मैं हर्षवर्धन जी के भी सवाल का उत्तर दे देता हूँ। बिल्कुल सही हर्षवर्धन सर ने कहा कि कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया था, रिलीज नहीं कर पाए, क्योंकि हर्षवर्धन सर आप जानते हो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यही वर्तमान सरकार ने वो अधिकार ले लिया स्टेट से कि वो कास्ट सेंसस निकाले, और 121st अमेंडमेंट में दोबारा से पावर दे दिया 5 साल बाद। अब जब ये पावर दे दिया है सूबों को, बिहार का स्टेट अपना कास्ट सेंसस समाप्त करके रिलीज करना चाहता है, यही केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। हरीश नायर को आप चेक कीजिए, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर में, और कह रहे कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, पहले पावर ले लिया, फिर पावर दिया और अलाउ नहीं कर रहे। यही कहता है कि बीजेपी की मानसिकता एंटी ओबीसी, एंटी एससी, एंटी एसटी है। दूसरा सवाल जो आपका था, मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे वो दानिश अली को फ्लोर ऑफ द हाउस पे गाली देना हो, या माँ सरस्वती, माँ विष्णु, भगवान राम, भगवान शंकर, या माँ सीता के बारे में उनका कोई सबूत नहीं। ये सब चीज फ्लोर ऑफ द हाउस भाजपा के लोगों ने कहा है, और किसने इन सब चीज। और अजय आलोक जी, आपने जो सवाल पूछा कि मैं होमवर्क नहीं करता हूं, सर वायनाड में भी बहुमत हिंदुओं की है और हैदराबाद में भी हिंदुओं की है। सवाल यह है कि भाजपा के पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो सिर्फ हिंदू मुसलमान अपने भाईजान ओवैसी के साथ करना चाहता है। आप बात कीजिए, आप देश को दोगे क्या? आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कितनी चालू करोगे? एआई पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, इस पर आपको बात करना नहीं। हिंदू मुसलमान, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। सबसे पहली बात कि फिर आपने गलती की तहसीन जी,
जब मैंने कहा कि पढ़ लिख नहीं रहे, राहुल गांधी इफेक्ट हो गया, फिर आपने गलती की। कभी केंद्र सरकार बिहार सरकार के आरक्षण के खिलाफ नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो करवाना है आप करवाइए। नंबर 1, इसलिए केंद्र सरकार खिलाफ में नहीं गई थी, ये आपको पता कर लीजिएगा। दूसरी बात, बिहार सरकार में जातीय जनगणना पूरी हो चुकी है, रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? जातीय जनगणना के खुद बिहार सरकार ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा जातीय जनगणना का काम खत्म हो चुका है, आज से 1.5 महीने पहले, गिन के बता रहा हूं 41 दिन पहले। अभी तक क्यों नहीं रिलीज कर रही है बिहार सरकार? तो ये ओबीसी का जो फॉर्मूला ड्रामा चल रहा है जातीय जनगणना का, जानते हैं क्यों नहीं रिलीज कर रही है? क्योंकि ये जातीय जनगणना करवाने पे पता चला कि 25% जातियां जो है जिनको आरक्षण का आज तक लाभ मिला है, ये वही 25% हैं जो सत्ता में हैं। लालू परिवार, इनकी जाति, अखिलेश परिवार, इनकी जाति, नीतीश कुमार, इनकी जाति, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, जिनको इसका जरूरत नहीं है, जिसकी रिवीजन की बात की है रोहिणी कमीशन ने। जातीय जनगणना जरा रिलीज होने दीजिए ना, हाहाकार मच जाएगा यहाँ पे कि आज जितने अपने आप को ओबीसी, फर्जी ओबीसी बना के बैठे हुए हैं, ये सब सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वो वंचित है, सवाल तो आपसे भी है ना अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, सवाल तो आपसे भी है, अगर जाति जनगणना नहीं है सही मूव, इस पर बीजेपी स्टैंड क्यों नहीं लेती? सवाल तो यह है कि कौन बांट रहा है हमारी सोसाइटी को? इस पर कोई तो इलेक्शन के दौरान एक पोजीशन ले ले और जनता उसके बेसिस पर डिसाइड करेगी। हर आदमी डिवाइड करने पे तुला हुआ है, जोड़ने में कोई नहीं लगा। देखिए नविका जी, हमने कभी आज तक तोड़ने की बात की नहीं। प्रधानमंत्री जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक ही बात कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम 4 करोड़ घर दे चुके हैं, तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया है? 69% उसमें महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई है, तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान या जातियां देखी गई हैं? आज 12 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना जो चली है, तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान देख के बांटा गया है? सबको इसका फायदा मिला है या नहीं मिला है? आज जब हम किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करते हैं डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपए हर किसान के खाते में, तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान देख के हमने ट्रांसफर किया है? ये काम तो कांग्रेस क्या होता था जब 60,000 करोड़ की ऋण माफी हुई थी, बाद में पता चला कि 20,000 करोड़ ऐसे खाते में गए जो कभी किसान थे ही नहीं। आज तो ऐसा नहीं है ना। हमने हर जनधन अकाउंट को आधार से लिंक करके एक कलेक्टिव डेटाबेस बनाया जिसकी एक जिम्मेदारी है। आज पैसे गलत हाथों में नहीं जाते। हम वो प्रधानमंत्री नहीं है, ना ही वैसी सरकार है जो खुद कहे कि मैं 1 रुपये भेजता हूं और 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। आज 1 रुपया पहुंचता है हर जगह। ये हमारी उपलब्धि है, और अपनी उपलब्धियों का गाना हम क्यों नहीं गाएं? और किसको हमने बांटा है? 3 तलाक हमने खत्म किया। ये सो कॉल सेकुलर मुसलमानवादी पार्टी बैठी हुई है ओवैसी साहब के आदमी, जिनको आप हमारी बी टीम बुला रहे हैं, जरा पूछिए 3 तलाक खत्म किया, उसके समर्थन में है कि दानिश कुरैशी पूरे विश्व में कहीं नहीं है 3 तलाक, पाकिस्तान तक में 3 तलाक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप ओवैसी जी पर यह है कि मुखालफत करते थे। कोई भी मुद्दा हो, ओवैसी साहब डर का माहौल पैदा कर देते हैं। कहीं कहते हैं कि मुसलमानों की जान खतरे में है, मुसलमान देश में कुछ बोल नहीं सकता, माइनॉरिटी को है वो नोटिस पे रखा गया है। लेकिन जो काम सही हुआ है मुसलमानों के लिए वो तो कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मैं आज पूछना चाहती हूं, आज उन्होंने कहा कि जहां भी जाइए कोई भी जो है वो मुसलमान को लिंच कर लेगा। मैं पूछना चाहती हूं आपसे दानिश कुरैशी जी, जहां भी हुआ है गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक ही धर्म के लोगों के साथ बुरा होता है या कुछ होता है। क्राइम है, किसी के साथ भी होता है, लेकिन इस बात को ध्रुवीकरण के लिए चुनावी माहौल में किसी न किसी तरीके से देश और जो सोसाइटी है राज्य की, उसको डिवाइड करने के लिए ओवैसी साहब सबसे पहले आगे क्यों आते हैं? और आप बी टीम है किसकी, कांग्रेस की या बीजेपी की? देखिए, हमारी तो परेशानी ये है कि हम खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े रहते हैं। अब जिनकी परेशानी है, जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया और उनके हाथ में कुछ नहीं दिया, सिर्फ छोटे मोटे रोजगार के अलावा, तो ये बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ा हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं ना, बात जो बहुत चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी घुमाने की कोशिश कर रही है कि ये लड़ाई दानिश अली की और रमेश बिदुड़ी की है, लेकिन मामला ये नहीं है।
ये एक बात समझ लीजिए, 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हाउस में बैठे हैं, ये पूरे 125 करोड़ आबादी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो एक अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, ये समझने की जरूरत है। और बिल्कुल उनके पीछे अगर हाउस आप देखेंगी नाविका जी, तो बिल्कुल उनके पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े हैं और पूर्व कानून मंत्री खड़े हैं। और जरा उनकी एक अगर आपके पास हो उसकी क्लिप तो वो चला के देख लीजिए, कितने संगीन नजर आ रहे हैं, तो आप खुद हैरान में आ जाएंगी कि मतलब क्या परिस्थितियां हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। अब इन हालात में अगर हम सवाल पूछते हैं तो देखिए, अभी तक देखा जाए तो शोकोस नोटिस तो भले मिल गया रमेश जी को, लेकिन मुझे ये बताइए क्या प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया? और सिर्फ इसकी बात नहीं है, ट्रेन के अंदर में एक वर्दीधारी जो आतंकवादी में तब्दील हो गया, वर्दीधारी जाता है, उसका नाम पूछता है कि भाई कोई मुसलमान है, इसलिए उसको निकाल के 2-3 दिन गोलियां मार देता है। और फिर वो कहता है कि इसको वोट दीजिए और उसको वोट दीजिए। बताइए ये क्या है? ये ध्रुवीकरण नहीं है तो नाविका जी क्या है? क्या ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भेजा था कि जाओ उनको मार दो? हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, मुझे लगता है कि दानिश कुरैशी जैसे लोग जो कर रहे हैं, जो अभी आप सवाल पूछ रही थी ना, कौन बांटने की कोशिश कर रहा है। एक पुलिस वाला जिसकी पहली गोली एक हिंदू पर चलती है, मैं ये हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता, मैं शर्मसार होता हूं ऐसी बातें करते हुए, लेकिन पहली गोली वो एक हिंदू को मारता है जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है। और हमारे मित्र जो दानिश कुरैशी बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ मुसलमान दिखा और इन्होंने कहा कि पूछ पूछ कर मारा, जबकि किसी भी रिपोर्ट में, मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके बाद तो बहुत सी रिपोर्ट्स आई जिसमें बहुत साफ लिखा हुआ है वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ था, उसका इलाज चल रहा था। और क्या उसने ऐसी कोई घटना की जिसमें वो लंबे समय से कोई संगठित गिरोह बनाकर और कह रहा हो कि नहीं हम सब मुसलमानों को मार देंगे? इसका जवाब है नहीं। वो अपनी ड्यूटी से पहले छोड़ना चाहता था, जिसकी इजाजत उसे नहीं मिली और उसमें ये सारी घटना हुई। कृपा करके दानिश भाई, आप लोग ये काम मत कीजिए। जो भी देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप जब उसे हिंदू मुसलमान कर देते हैं, आप जब कहते हैं कि देश रहने लायक नहीं बचा है, तो यकीन मानिए कि उससे कोई भारत की छवि बिगाड़ कर आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि आपके बगल में रहने वाला कोई हिंदू और हमारे बगल में रहने वाला कोई मुसलमान पीड़ा में आएगा, दुख में आएगा। ये मत कीजिए, बांटना बंद कीजिए, एक साथ रखने की कोशिश कीजिए। इस राजनीति से आपको बहुत कुछ मिलेगा नहीं, आप खुद भी जानते हैं, जितना है उससे कम में सिमट जाएगी। बिल्कुल, इस वक्त पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। मिलन चतुर्वेदी का जौनपुर से सवाल है, ओवैसी जी राहुल को हैदराबाद आकर चुनाव लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी वायनाड जाकर वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे? दानिश कुरैशी जवाब दीजिए। देखिए, सवाल यह है कि हमारी तो कोई बिसात नहीं है। अभी हावी खुद कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे को पैनलिस्ट है भाई हमारे, वो ये कह रहे हैं हमारी तो कोई बिसात नहीं है, ना हम 3 में ना 13 में, तो हम कैसे कहीं जाएंगे? वो इतने बड़े बड़े महान हो गए, तो आप आइए, हम तो बुला रहे हैं। और आप देखिए वहां जीएसएमसी का जो चुनाव था उसके अंदर में खुद योगी जी पहुंचे थे, देखा था कितने बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे थे हैदराबाद में। आपने नहीं देखा था नाविका जी? आपने कवरेज नहीं किया था उसका। तो सवाल यही है कि सबको परेशानी यही है कि ओवैसी साहब को कैसे घर बिठाया जाए, कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी आजमा ले। अगर राहुल जी को लगता है तो वो भी जाके आजमा ले एक बार। पब्लिक के सवाल बहुत है। डीके बजाज का यूट्यूब पर सवाल है, 2 सीट वाले ओवैसी जी क्या कांग्रेस को डराने निकले हैं? तहसीन पूनावाला। नहीं, ओवैसी साहब कांग्रेस को डराने नहीं, वो मोदी जी की मदद करने निकले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ नाविका जी, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ओवैसी साहब ने मोदी सर को चैलेंज नहीं किया कि आप आकर लड़ो, राहुल गांधी जी को कह रहे आप आकर लड़ो। वो उनकी मानसिकता है राहुल गांधी को हराया जाए, वो मानसिकता इसलिए जिससे फायदा भाजपा को। ये मानसिकता मुझे तब से दिखते आ रही है। आप देखिए वो नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट पे सर तन से जुदा करो ओवैसी के लोग, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो ओवैसी साहब के लोग। ये हर चीज में ध्रुवीकरण क्यों करना चाहते हैं? इससे किसको फायदा होता? फायदा भाजपा को अजय आलोक जी, बड़ा आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए। ऐसा है कि ओवैसी साहब इतने खुलेआम कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के मुसलमानों का नाश करना चाहती है और मैं अकेला लड़ रहा हूँ, बाकी ये तो फर्जी हैं। मैं तुम्हारे नेता को चैलेंज करता हूँ, आया हैदराबाद से लड़े, क्योंकि आप अपने आप को मुसलमान का सबसे बड़ा पैरोकार कहते हैं। मुस्लिम वोटों के लिए सर फुटावल आप में हो रही है, ओवैसी में हो रही है, और उसमें ला भाजपा को रहे। ओवैसी साहब जब औरंगाबाद में चुनाव जीते, वहां हमारा सिटिंग MP हारा पिछली बार, क्योंकि मुस्लिम ध्रुवीकरण हो गया।
कर्नाटका आप जीते क्योंकि मुस्लिम ध्रुवीकरण करके आपके 5% वोट बढ़ गए, जेडीएस का 5% वोट घट गया, हमारा वोट उतना ही का उतना रहा 36.2%। तो फिर कहां से हम आगे बीच में? ये आपकी लड़ाई है भाई साहब, और आपकी लड़ाई और बढ़ने वाली है क्योंकि ये घमंडिया जब इंडिगो बनेगा ना, इंडी गठबंधन जो है ये इंडिगो बनने वाला है, हवा में जाएंगे सब। और जब हवा में जाएंगे तो फिर मुसलमान वोटों के लिए एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कहेंगे कि नहीं नहीं मुस्लिम मेरे, ओवैसी आएंगे मुस्लिम मेरे, कांग्रेस आएगी मुस्लिम मेरे। अरे इस देश में सबको मुसलमानी का वोट चाहिए भाई, हिंदू को क्यों नहीं पूछते हो? सनातन नष्ट करने आ जाते हो, सनातन बचा लीजिए। सनातन की कोई बात नहीं, आरोप तो सही है, आरोप तो सही है। जो कर्नाटक में हुआ वो डेटा जो किसी ने देखा हो, और जेडीएस आज आ गई है एनडीए के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, सेक्युलरिज्म आपका सबसे बड़ा हथियार था, क्या हुआ इस सेक्युलरिज्म को आज? तहसीन पूनावाला, सेक्युलरिज्म की परिभाषा वो है कि अगर ओवैसी साहब के छोटे भाई हमारी देवी देवताओं को गाली देंगे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार, उस वक्त की आंध्र प्रदेश की सरकार, उनको जेल में डालेगी। सेक्युलरिज्म का मतलब वो है अगर कोई मुसलमान को गाली देगा तो उसको भी जेल में डालेगी। और इनका सेक्युलरिज्म है कि ओवैसी को भी एनकरेज करो और दिलीप घोष को भी एनकरेज करो, जो मां दुर्गा को गाली दे, जो मां सीता के बारे में अभद्र शब्द महेश शर्मा कहे, उनको एनकरेज करो। भाजपा सिर्फ लड़ाई लड़ाना चाहती है और कांग्रेस जो गलत करेगा उनको जेल में डालेगी। ये दोनों फर्क है भाजपा और कांग्रेस के अंदर। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपसे पूछना चाहती हूं, अब दो तरफ अलायंसेस हैं, एक तरफ एनडीए जिसमें सेक्युलर जनता दल सेक्युलर शामिल हो गई, अब एनडीए सेक्युलर कहलाई जाएगी, या वो सारी पार्टियां जो इंडिया अलायंस में है जहां कांग्रेस लीडर है? बड़ा सवाल पूछ लिया नाविका जी आपने तो। नहीं, इस पर आपकी भी कोई विशेष टिप्पणी है तो बता दीजिए। अरे हमारी तो क्या विशेष टिप्पणी है नाविका जी, हम तो देख ही रहे हैं, सारी टिप्पणियां ही देखते आ रहे हैं। 70 साल में मेरी उम्र हो गई, 40-42 साल की हो गई। इतने सालों में मैंने तो कहीं मतलब जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कहीं मुझे नजर नहीं आया कि सेक्युलरिज्म क्या है। सेक्युलरिज्म का वाकई में कोई वास्ता भी है आम इंसान से, या सिर्फ इस पे राजनीति ही हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो ये सारी दुनिया का ठेका लेके घूम रही है कि भाई हम सबका साथ सबका विकास, और 125 करोड़ जो लोग हैं वो सारे उनके हैं। दूसरी तरफ इतने साल हो गए कांग्रेस अपनी तरीके से राजनीति करते आ रही है। अब हमारा हाल तो ये हो गया है कि एक तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि इनका ध्रुवीकरण है। तो बताइए अब जाएगा कहां? त्रिपाठी जी, फिर से आ गया विक्टिम कार्ड बाहर दानिश कुरैशी का। अब इस विक्टिम कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड से ज्यादा चलता है, इसका क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये कि माशाअल्लाह दानिश भाई तो बड़ी कम उम्र लग रही थी, इन्होंने तो ज्यादा बता दी। आप चमक रहे हैं, वो भी 40 से 45 की रेंज। किसी भी सर्वे जो सर्वे आता है चुनाव का, वो ओपिनियन पोल, उसकी तरह रेंज दी है उन्होंने, 40-45। लेकिन एक बात गंभीरता से देखिए, ये देश के लोगों को बहुत साफ दिखता है, सेकुलरिज्म जो है ना वो इस देश में प्रैक्टिस किया नहीं गया, ये ज्यादातर फ्रॉड सेंस में आता है। एक तो इसकी जिस समय संविधान में प्रियम्बल में प्रस्तावना में घुसाया गया, उस वक्त आपातकाल चल रहा था, ये देश के लोगों को भूल जाता है। और दानिश कुरैशी भाई कह रहे हैं तो उस समय से तो बहुत कम लोगों को ध्यान में रहता है, इस पीढ़ी में तो कहां ध्यान में रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि जब हम ये कहते हैं सेकुलरिज्म, तो क्या इस देश के किसी भी व्यक्ति को एक बराबर आता है? जो तहसीन भाई ने अभी कहा कि एक बराबर कानून लगेगा, नहीं आता है, वरना शाहबानो नहीं होता ना। अगर ये हो गया होता और राजीव गांधी जैसा व्यक्ति था जिसको चेहरा बनाया गया कि नौजवान चेहरा, नौजवानों का हक दिलाने वाला, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग, इस देश ने सेकुलरिज्म को फ्रॉड माना। इस देश ने इस भारत भूमि की जो मूल भावना थी उसके आधार पर सभी धर्मों का सम्मान करना शुरू किया। शायद यही वजह है कि नविका जी, जो आपने सवाल पूछा कि कौन सेकुलर, जो आज सेकुलर दिखने की कोशिश करेगा उसको जनता फ्रॉड मानकर अस्वीकार कर देगी। मेरा जवाब यही। आज इस डिबेट में बात इस बात की है कि कौन इस देश को बांट रहा है, कौन सेक्युलरिज्म कार्ड खेल रहा है, कौन चुनावी पैंतरा चल रहा है, और क्या देश की जनता सिर्फ एक वोट के लिए तोली मोली जा रही है। सवाल ये सबके सोचने के लिए है, क्योंकि हर किसी को चुनाव जीतना जरूर है, लेकिन जीतने के लिए
क्या भारत के टुकड़े करना जरूरी है? ये सोचने की बात है, क्योंकि यही है सवाल पब्लिक का। आज की डिबेट में बस इतना ही। आप सारे पैनलिस्ट से मैं धन्यवाद करूंगी।